जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ये मॉडल सेट नंबर 14 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिवाजी के लिए, बी है पृथ्वीराज के लिए, सी है राणा प्रताप के लिए और डी है हेमू के लिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नया प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हेमू, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय जितने भी हिंदू शासक थे उसमें से जो अंतिम हिंदू शासक थे वो हेमू थे। हेमू के बाद से पूर्ण तरह से मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हो गया था भारत में। हेमू जो कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर तथा हेमू के बीच में, जिसमें कि हेमू पराजित हो गया था, इसलिए हेमू को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है, मराठा के उत्कर्ष से का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। मराठा के उत्कर्ष से का निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही है? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा और राजनीतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति, बिल्कुल सही जवाब है इसका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में और मराठा प्रशासन में। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसमें थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी मराठा प्रशासन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, इसलिए पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आलमगीर द्वितीय, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है अकबर द्वितीय और डी है बहादुर शाह द्वितीय। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शाह आलम द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सी बाबा रामानंद और डी है सरदार पटेल। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, स्वामी सहजानंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, शौकत अली ने, चित्तरंजन दास ने। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और ये 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के उपरांत इसको स्थगित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है, कांग्रेस दल की शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट और मोंटफोर्ट सुधार। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन
किससे संबद्ध है, किस आंदोलन से संबद्ध है ये कथन? ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन से, बी है गांधी जी के दांडी मार्च से, सी है व्यक्तिगत सत्याग्रह से। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गांधी जी के दांडी मार्च से, बिल्कुल ही सही जवाब है। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था और इसी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया तो उसका नाम क्या था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बेबी मिलर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? गंगा, सरयू, गोदावरी और कृष्णा। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो गंगा नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? अंग्रेजी, पोर्तुगीज, कोंकणी और मराठी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कोंकणी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में और पुणे में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार और छापा जाता है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पुणे में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा, सी है राजस्थान और डी है सिक्किम। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि सिक्किम में है और कंचनजंगा जो पर्वत है ये भी है जो कि सिक्किम में है। और कंचनजंगा जो पर्वत है, अगर पूछा जाए प्रश्न कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है तो वह है कंचनजंगा, जिसका हाइट कितना है तो 8586 मीटर है। इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर भरतनाट्यम लोक नृत्य की बात की जा रही है तो कुछ और महत्वपूर्ण जान लेते हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम है, ये दोनों है जो कि केरल का है। कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान है जो कि कर्नाटक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा और लखनऊ। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गोदावरी नदी के तट पर कौन सी शहर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नासिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह कहाँ है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कर्नाटक में। यहाँ पर 2 बार कर्नाटक हो गया। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर ए और डी है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील और कामा झील। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जो कि बिहार में स्थित है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुपम झील, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम को, कश्मीर को, कन्याकुमारी को और गुजरात को। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस एक को केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? अगर पूछा जाए प्रश्न है कि भारत की जो मुख्य सीमा है, स्थलीय सीमा, उसके सबसे दक्षिणम बिंदु का नाम क्या है? तो केप केमोरिन है, जिसको कन्याकुमारी के भी नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 57, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, जो कि सही है। बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और डी है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, कथन नंबर सी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा का कोई ना कोई लोकसभा का वह सदस्य होता है। उसमें से जो जिसका वरीयता रहता है उसमें वह प्रधानमंत्री बनता है। लोकप्रियता जिसका अधिक रहता है, जिसका बहुमत मिला रहता है। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है। तो सभी का हम न्यूनतम आयु जान लेते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति बोले, उपराष्ट्रपति बोले या राज्यपाल बोले, ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु है जो कि 35 वर्ष है। अगर राज्यसभा का सदस्य बोला जाए तो राज्यसभा का सदस्य है जो कि उसके लिए न्यूनतम आयु है जो कि 30 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, और जो विधानसभा है, विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए उसके लिए भी न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। अगर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उसका सदस्य बनने के लिए, उसका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, और मत देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जो लोकसभा का सीट रहता है वो राज्यों में किस आधार पर आवंटित किया जाता है? जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, गरीबी के और भाषा के। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जनसंख्या के अनुसार, यानी जिस राज्य का जनसंख्या जितना अधिक रहेगा उसके अनुसार वहाँ पर सीट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यही कारण है कि बिहार का क्षेत्रफल अदर स्टेट की तुलना में कम है, लेकिन सीट यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि बिहार के पास जनसंख्या बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी 7वां और 31वां संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि पोलियो का कारण क्या है? जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा, कीटों द्वारा और कवक द्वारा। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पोलियो किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु जनित रोग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 28वां प्रश्न है कि अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है भेड़ की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से, तिब्बती मृग की एक प्रजाति से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंगोरा जो ऊन प्राप्त किया जाता है यह सशक या बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, फेफड़ा, हृदय और किडनी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, यानी अगर पिताजी को वह रोग हो तो वह पुत्र का भी होने का वह रोग चांस है, जो कि आनुवांशिक रोग है। तो बताइए इस रोग से कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है। 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रक्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो वह है लेड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम फ्लोराइड, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयरन के कारण और छिद्र के कारण। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं आयन, बिल्कुल ही सही जवाब है। धातु तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह आयन के कारण ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कराया जाता है इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न इजी रहेगा, कुछ मीडियम रहेगा और कुछ हार्ड रहेगा। तो उसी लेवल का जो सेट तैयार किया गया है वह है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन सा है। द्रवीय कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवीय नाइट्रोजन, सी है द्रवीय अमोनिया और डी है अतिशीतल जल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं द्रवीय अमोनिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट बी के साथ जा रहे हैं नाइट्रोजन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। चमगादड़ों का, बंदरों का, चूहों का और खरगोशों का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं चूहों का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो पश्चिमी घाट है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूचकांक, कार्बन पदचिह्न, कार्बन पृथक्करण और डी है कार्बन अवशोषण। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो कार्बन पदचिह्न बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा के पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पश्चिमी घाट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक के संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र क्या होना चाहिए? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यानी जो भारत है यहाँ पर जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन की जो परसेंटेज है कुल भूमि का कितना रहना चाहिए? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 33%, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33% रिक्वायर है कुल भूमि जो जितना क्षेत्रफल इस पर वन का, लेकिन उतना नहीं है, 24 से 25% है टोटल वन। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि पग मार के तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विभिन्न वस्तु जंतुओं की संख्या के आकलन करने के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।